नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। आलम खुर्शीद एक शायर है, उनका एक शेर है। वो ये कहते हैं कि दरवाजे पर दस्तक देते हुए डर लगता है, सहमा सहमा सा अब मेरा घर लगता है। हर वर्ष साल का ये मौसम आते ही कुछ लोगों के मन में डर बैठ जाता है। वो मीडिया पर नज़र रखते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि डेंगू के बारे में कुछ खबर तो नहीं आ रही, और जब ये खबरें आनी शुरू होती हैं तो लोगों के मन में इस बात को लेकर डर आना शुरू हो जाता है कि अगर हम में से किसी को, यानी परिवार के किसी सदस्य को या मुझे खुद को अगर डेंगू हो गया तो मैं क्या करूंगा? क्या मुझे प्लेटलेट चढ़वाने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मैं अस्पताल गया तो मुझे बेड मिल जाएगा? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मौसम में सबके मन में आना लाजमी है। और जब भी किसी व्यक्ति को बुखार आता है, शरीर में दर्द शुरू होता है इस मौसम में, तो उसके मन में घबराहट भी शुरू हो जाती है इस बात को लेकर कि कहीं ये बुखार डेंगू तो नहीं। बहुत से एक्सपर्ट्स हमारे इस कार्यक्रम में और वैसे भी सब जगह वो हमेशा कहते हैं कि डेंगू से यानी डेंगू से डरो मत। डरने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन सिर्फ कहने मात्र से डर दूर नहीं होता। लोग न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। अपनी जेबों में वो कपूर और लौंग की पोटलियां बना बना कर चलते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उन्हें डेंगू से निजात भी मिले, और दूसरी चीज़ यह है कि डेंगू का ख़तरा उन्हें कभी हो ही ना। लेकिन क्या सिर्फ ये जिम्मेदारी उनकी है जो मच्छरों को कंट्रोल करें, या हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो घर वालों को चिंता होती है। वहीं हमने पिछले कई वर्षों में देखा कि इस मौसम में बकरी का दूध, पपीते के पत्ते बहुत महंगे दामों पर भी बिकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि उनसे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं और शायद डेंगू बुखार में लाभ होता है। क्या कहना है विशेषज्ञों का इस पर, ये विस्तार से समझेंगे। उससे पहले जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे डेंगू का वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है और किस तरह से उसके शरीर को प्रभावित करता है। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जिससे ग्रस्त होने का खतरा बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। डेंगू संक्रमित एडीज मादा मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटने पर वायरस मच्छर के शरीर में जाता है और सेलिवरी ग्लैंड्स को संक्रमित कर देता है। ये वायरस मच्छर के शरीर में हमेशा रहता है। इस संक्रमित मच्छर के स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर ये वायरस व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाता है। उसके बाद वायरस कोशिकाओं पर हमला करता है और व्यक्ति के होस्ट सेल में प्रवेश करता है। यहाँ पहुंचकर वायरस आरएनए आनुवंशिक तत्व होस्ट सेल में डाल देता है और कोशिका के न्यूक्लियस में प्रवेश कर उसका अंश बन जाता है। यहाँ पर वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है और शरीर के अन्य अंगों में पहुँचता है। फिर वायरस लिम्फ नोड्स, लिवर और स्प्लीन जैसे अंगों को प्रभावित करता है, जिसके बाद व्यक्ति में तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। डेंगू के अधिकतर मामलों में प्लेटलेट चढ़वाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लक्षणों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। डेंगू बुखार होने पर खतरे के लक्षणों की पहचान और उनके होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है। साथ ही ये जानकारी होनी चाहिए कि डेंगू की जांच कब करवाई जाए और डेंगू बुखार का प्रबंधन कैसे हो। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। डेंगू यानी जिसे डेंगू भी कहते हैं, उसके बारे में लोगों के मन में डर बड़ा स्वाभाविक सा रहता है। लोग ये तो खबर रखते हैं कि पपीते के पेड़ कहाँ लगे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके पत्ते कहाँ से लाएंगे, लेकिन उनके घर में और घर के आसपास मच्छर कहाँ पनप रहे हैं, इसके बारे में ज़रा वो खबर कम रखते हैं। डर अक्सर जागरूकता की कमी से लगता है। तो आइए जागरूकता बढ़ाते हैं विशेषज्ञों के साथ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा, डायरेक्टर एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर हेल्थ, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डॉक्टर नवीद विग, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर अनिल कुमार वार्ष्णे, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, PGI MER, and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. नमस्कार।
डेंगू का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को इस मौसम में ये चिंता रहती है कि कैसे बचाव किया जाए इस रोग से। डेंगू ना हो उसके लिए ज़रूरी है मच्छर ना पनपे। साथ ही ये जानकारी भी ज़रूरी है कि डेंगू बुखार में कौन से लक्षण गंभीर माने जाएं। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछने के लिए या फिर हमारे विशेषज्ञों से इस 1 घंटे के दौरान बात करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन मोबाइल से न करें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@ddnews.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, हम आपसे समझने की कोशिश करें, पिछले कुछ वर्षों से और ख़ासतौर पे 2 दशकों से डेंगू चर्चा में है जी। इसके बारे में लोगों को इससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था, या यूं कहिए इतने मामले होते नहीं थे जी। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें, इसका दायरा बढ़ा है और अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? देखिए, डेंगू जो है एक ये मैन मेड प्रॉब्लम है। मैन मेड प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास 24 घंटे पानी देने के लिए नहीं है, और जब 24 घंटे लगातार हम पानी नहीं दे सकते तो लोगों को पानी इकट्ठा करने की आदत है। हर आदमी ये सोचता है कि शायद कल पानी आएगा कि नहीं आएगा, या मुझे शाम को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पानी इकट्ठा कर लेते हैं। और जहाँ पर भी साफ़ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर इस मच्छर ने अपना डेरा बना लेना है। आप देखिए कि जब अब हमारे पास इतना भी प्रेशर नहीं है पानी का कि हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं। हाई राइज बिल्डिंग में टॉप फ्लोर तक पानी हम कंटिन्यूस प्रेशर से दे सकें। हमारे पास इतना भी पानी नहीं है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको हम पानी नियमित रूप से 24 घंटे और 7 दिन दे सकें। तो इन सब बातों में क्या है कि पानी का इकट्ठा होना स्वाभाविक है। तो हमारे पास सिस्टम क्या है आज की डेट में कि जल बोर्ड अगर पानी देता है, पहले वो हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स में जाता है, अंडरग्राउंड टैंक से फिर एक पंप लगाया जाता है, फिर अंडरग्राउंड टैंक से उनको ओवरहेड टैंक्स में भेजा जाता है बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पर, और जब ओवरहेड टैंक्स में जाता है तो उसके बाद वो बिल्डिंग्स में आना शुरू करता है। तो ये जो सारा सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं पानी में कुछ ना कुछ लीकेज आ जाती है। लीकेज नहीं भी होती है तो भी आप देखिए कि पानी तो इकट्ठा अंडरग्राउंड टैंक में होता ही है, और कहीं पर अगर जरा सा छोटा सा भी छेद हुआ जिसमें मच्छर पास हो सकता है तो मच्छर इसमें घुस जाता है। और मच्छर जो है उसकी आदत टोटल हमारे जैसी है। अगर मुझे साफ़ पानी पसंद है तो मच्छर भी ये साफ़ पानी में ही पैदा होता है। अगर मुझे कूलर्स पसंद है गर्मियों में तो ये कूलर के पानी में पैदा होता है। अगर मुझे एयर कंडीशन पसंद है तो उसके ट्रॉफ्स में पैदा होता है। मैं रात में सोता हूँ, ये मच्छर भी रात में सोता है, ये डे बाइटर है। मुझे अच्छे कपड़े पहनने पसंद है, अगर मैं आधी बाहों की शर्ट पहनता हूँ गर्मी में तो ये उन्हीं अंगों पर काटता है जहाँ पर मेरे एक्सपोज पार्ट होते हैं। तो मच्छर में और हमारी आदतें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, और काम करने का तरीका और रहने का तरीका। तो इसलिए एक मैन मेड प्रॉब्लम है। मैं घर में रहता हूँ, ये मच्छर ही मेरे घर में ही रहता है, घर के आसपास ही रहता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन सी ऐसी जगह है, मेरे को अपने घर में फूलदान रखना पसंद है, उस फूलदान में थोड़ा सा पानी होता है, ये मच्छर उसी में पैदा होना शुरू हो जाता है जी। कुछ हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो हमारी मेंटेनेंस है इंजीनियरिंग की वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। कहीं पर लीकेज है, कहीं पर कोई गड्ढा हो जाता है छोटा सा, या कहीं पर किसी भी तरीके से हम देखते हैं कि बारिश जरा सी हुई, इवन आपका जो मैन होल्स का ढक्कन है उसके अंदर जो हुक से निकालने वाली जगह है उसमें भी अगर ज़रा सा पानी होगा तो उसमें ही मच्छर पैदा हो जाता है जी। तो इस मच्छर ने तो हर जगह वो देख लेनी है जहाँ पर कि साफ पानी थोड़ा सा भी इकट्ठा होता है। और ये मौसम बिल्कुल अनुकूल है। मुझे भी अगर मान लीजिए 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर बनता है तो ये मच्छर ही 20 से 35 डिग्री में ही पैदा होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये मच्छर खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा ये मच्छर खत्म हो जाएगा। तो सारी आदतें जो इससे हमारे मिल रही हैं ये एक मैन मेड प्रॉब्लम हो गई है। आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था उपाध्याय साहब कि पहले इतनी बीमारी नहीं होती थी और ये बीमारी अब क्यों होने लगी है। आपने देखो पहले दिल्ली खाली थी, 1970 की अगर मैं दिल्ली को याद करूं तो आधे से ज़्यादा दिल्ली खाली होती थी। वहाँ पर इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी, लेकिन 1970 के बाद दिल्ली इतनी बड़ी कि आज दिल्ली में पाँव रखने की भी जगह नहीं है और हाई राइज बिल्डिंग बनती चली जा रही हैं। और वही सारा बहुत सरलता से डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है कि कितना बड़ा खतरा है, और जाहिर तौर पर क्योंकि खतरा बड़ा है इसलिए सतर्कता भी ज़्यादा बरतनी होगी। डॉक्टर नवीद वेग, आपसे समझें कि इस मौसम में बुखार होना बहुत आम है, जिसको लेकर लोगों को लगता था कि बुखार हो गया है तो पैरासीटामोल लीजिए और ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आया है कि जब भी किसी व्यक्ति को शरीर में दर्द हुआ या बुखार आना शुरू हुआ या गले में खराश शुरू हुई तो डर इस बात को लेकर लगता है कि कहीं डेंगू बुखार तो नहीं है। ये जो बदलाव है कैसे देखते हैं आप इसे?
नहीं, वो जैसे बात हो रही है, बात तो यह है कि एक छोटे से मच्छर ने इतना कहर ढा दिया, मतलब हर जगह पैनिक क्रिएट कर दिया। तो पहली बात तो जैसे डॉक्टर शर्मा ने बोला, इसको प्रिवेंट करना है, आपको मच्छर को प्रिवेंट करना है। दूसरी बात यह है कि हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है। इस पर तीसरी बात यह है कि मतलब मैं पीस की बात कर रहा हूँ। एक पी तो हो गया पैनिक नहीं क्रिएट करना, दूसरा इसको प्रिवेंट करना है, तीसरा सिर्फ अगर कोई भी बुखार होता है तो उसमें पैरासीटामोल की गोली देनी है। चौथी बात जो है उसमें ये है कि पानी पीना है। कोई भी बुखार होगा उसमें आप पानी पिलाओ, मतलब अगर आप पानी पिलाओगे, हाइड्रेशन ठीक रहेगी, तो जो बुखार के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे जी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बी पेशेंट। आपको मरीज बनना है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि इस टाइम तरह तरह की बीमारियां हैं। एक बीमारी जैसे एक डेंगू हो गया, डेंगू भी अभी तो आया है और आगे बढ़ेगा या क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मलेरिया भी है, वायरल इन्फेक्शन भी है, टाइफाइड भी है, हेपेटाइटिस भी है, चिकनगुनिया भी है और भी लेप्टोस्पायरा भी है। तो कई तरह की बीमारियां हैं, तो इसलिए आपको पेशेंट बनना है जी। और सबसे बार पेशेंट के बाद पेशेंस भी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक कर जाओ, थोड़ी पेशेंस रखो, क्योंकि हेल्थ सिस्टम पे बहुत प्रेशर पड़ता है। जब मरीज एकदम फ्लॉक करते हैं हॉस्पिटल में तो आपको पेशेंस भी चाहिए है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रिवेंट करिए। हर किसी की जिम्मेवारी है, मेरी सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी है जी। मतलब कि मुझे इसको प्रिवेंट करना है। दूसरी बात, मुझे पैनिक नहीं क्रिएट करना है। तीसरी बात, मुझे पानी खूब पीना है। फिर मुझे पैरासीटामोल की गोली खानी है। फिर मुझे पेशेंट बनना है, मरीज बन के डॉक्टर को दिखाना है जी। और पांचवी बात, मुझे पैनिक नहीं करना है और प्रेशर नहीं डालना। और पैनिक को कम करने के लिए जानकारी की आवश्यकता होगी। डॉक्टर वार्ष ने, जब भी किसी व्यक्ति को मान लीजिए बुखार आना शुरू हुआ या लक्षण थोड़े थोड़े शुरू हुए, कैसे कोई व्यक्ति डिफरेंशिएट करे कि ये सामान्य बुखार है, कोई वायरल फीवर है, बारिश में भीगने से हो गया, या फिर ये डेंगू हो सकता है? देखिए, जो डेंगू का वायरस है ये भी एक वायरस बुखार है और ये 4 तरीके का डेंगू का वायरस होता है, जिसको हम डेंगू 1, 2, 3, 4 कहते हैं। और ये ट्रांसमिटेड होता है हमारे शरीर में एडीज एजिप्टियाई मच्छर के द्वारा। उसके काटने से शरीर में वायरस चला जाता है और 2 से लेकर 10 दिन के भीतर हमारे शरीर में वो लक्षण उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर जैसे सारे वायरस के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, तेज़ बुखार आना जो कि 103, 104 से जा सकता है, शरीर में बहुत थकावट होना, उल्टी हो जाना। परंतु डेंगू में एक तो आँखों के पीछे के हिस्से में दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है या आपकी मांसपेशियों में और जॉइंट्स में इतना दर्द हो रहा है कि जिसको एक नॉर्मल भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं जी। कि भाई किसी ने हमारी इतनी पिटाई कर दी, इतनी। तो जब अत्यंत ज़्यादा तेज़ मांसपेशियों में दर्द हो या आँखों के पीछे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो या बार बार उल्टियाँ आ रही हों, दस्त हो रहा हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी डेंगू फीवर की इस समय के मौसम में जब ये चल रहा है तो ज़्यादा हो सकता है। परंतु मोस्टली ये वायरस फीवर होता है और इसके लक्षण सामान्यतः जैसे हर वायरस फीवर में होते हैं उसी तरीके के लक्षण होते हैं। जी, यही बात परवेज़ आलम बिहार से पूछ रहे हैं। डॉक्टर नवीद विक, लक्षण एक वायरल, किसी भी आम वायरल बुखार जैसे होंगे, लेकिन कुछ फ़र्क रहता है डेंगू में। पहचानने की अगर बात करें तो क्या कोई पहचान सकता है या वो ब्लड टेस्ट से तय होगा? ब्लड टेस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ब्लड टेस्ट तो बाद में चाहिए। शुरू में तो एकदम तेज़ बुखार, आपके जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, मतलब दर्द और बुखार, और तीसरा फिर रैश कुछ दिनों बाद आ सकता है। तो आपके चारों तरफ दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, मसल्स में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, सर में दर्द, तो एक दर्द होगा और तेज़ बुखार। तो अगर तेज़ बुखार और सर में दर्द, इसका मतलब आपको कोई भी मतलब डेंगू हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। थोड़ा तेज़ बुखार को भी क्लासिफाई करें, थोड़ा बता दें। तेज़ बुखार मतलब तेज़ बुखार 102 से 104 तक बुखार, ठीक है, और ये बुखार आपका 3 से 5 दिन तक रहता है। चौथे 5वें दिन आपका बुखार कम हो जाता है, लेकिन इसको कहते हैं फेब्राइल फेज। लेकिन प्रॉब्लम आती है क्रिटिकल फेज, वो होता है आपका 3 से 9 दिन तक। उसके बाद होता है ठीक होने का फेज, वो होता है 7 से 10 दिन तक। तो हमें तीनों, तो अगर हमारा बुखार ठीक हो गया और मेरा बॉडी एक्स ठीक हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हो गया। मेरे अगले 3 से 7 दिन भी मुझे अपने आप का ख्याल रखना है। और ख्याल कैसे रखना है? हाइड्रेशन ठीक रखनी है, पानी पिलाना है, पानी पी के मेरे को हाइड्रेशन ठीक रखनी है, और हल्का खाना खाना है, फैट फ्री हल्का खाना, ताकि मुझे उल्टी ना आए, ताकि मेरी जो डेंगू इन्फेक्शन है वो बिल्कुल
माइल्ड ही रहे, वो मॉडरेट और सीवियर हो ही ना। डॉक्टर वेग, अक्सर ये होता है कि जैसे ही व्यक्ति का बुखार उतरता है, जब तक बुखार है तब तक तो आराम किया जाता है, रेस्ट किया जाता है, लेकिन जैसे ही बुखार उतरा तो ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, या बच्चे हैं तो स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, तो ये लगता है कि बुखार गया तो खतरा भी टल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बुखार है उसमें आराम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे आपको वो डेंगू का फीवर है, चाहे वो टाइफाइड है। पहले 5 दिन तो आपको आराम करना ही है, क्योंकि स्पेशली जब डेंगू में होता है कि मच्छर, ये पहले वायरस आपके ब्लड में होता है, तो अगर आप घूमोगे तो वो औरों को भी काट सकता है। तो पहले 5 दिन आराम करना बहुत ज़रूरी है। उस दिन हाइड्रेशन अच्छा और हल्का खाना खाना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम फोर्स करते हैं खाना खाने को, वो बहुत ज़रूरी है ताकि उल्टी ना है, और उसके ज़्यादा फिर वो कॉम्प्लिकेटेड सर्कल शुरू हो जाता है। तो पैरासीटामोल की गोली, पानी पीना, और तीसरा आराम करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इनिशियल 3 से 5 दिन। और अगर आप अपनी हाइड्रेशन ठीक रखेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन जो बाद में होती है होगी नहीं। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर वाश ने, जो डॉक्टर विग ने कहा कि कोई भी बुखार है उसके लक्षण भी, डेंगू के कुछ लक्षण भी बताए, लेकिन अब 3 दिन के बाद मन में डर तो रहेगा ही सबके, सब आसपास कहने लगेंगे, परिवार में भी लोग कहेंगे भाई आपने अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं कराया। तो अब ब्लड टेस्ट कब कराना है और कौन सा ब्लड टेस्ट, क्योंकि 2-3 ब्लड टेस्ट की बात होती है और प्राइवेट लैब्स में बड़े महंगे होते हैं, सरकारी अस्पतालों में लाइनें लंबी हैं, क्या विकल्प रहते हैं? देखिए, जब ये वायरस हमारे शरीर में जाता है तो शुरू के 5-1 दिन तक, जिसको हम वायरीमिया बोलते हैं, जो वायरस हमारे शरीर में रहता है, उस समय एक टेस्ट जिसको NS1 एंटीजन बोलते हैं, वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। कितने दिन में? शुरू से लगभग 2 से लेकर 5 दिन के बीच में वो टेस्ट की पॉजिटिविटी की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। NS1 एंटीजन वो जो हमारे वायरस को डिटेक्ट करता है। और ये जो प्राइमरी डेंगू का मतलब है जिसमें पहली बार डेंगू हुआ, उसमें लगभग 90% केस में ये पॉजिटिव आ जाता। लेकिन अगर सेकेंडरी डेंगू होता है, जिसको पहले ऑलरेडी कभी डेंगू हो गया और उसके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है, उनमें ये सेंसिटिविटी कम हो जाती है और केवल 50 से 60% केस में ही पॉजिटिव आ पाता। जी। इसके अलावा एक सिंपल टेस्ट है जो 3-4 दिन के बाद हम यूजली एडवाइज करते हैं। उसमें ये होता है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ब्लड में जो होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, और कई बार प्लेटलेट काउंट भी गिरने शुरू हो जाते हैं। ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ये बुखार अगर डेंगू के लक्षण हैं और साथ में ब्लड की काउंट्स, टोटल काउंट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, प्लेटलेट काउंट थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कंफर्म करने के लिए शुरू में मैंने बताया कि 2 से 5 दिन के बीच में NS एंटीजन टेस्ट होता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती हैं वो 5 दिन के बाद बननी शुरू होती है, और यूजुअली 1 हफ्ते के बाद IgM एंटीबॉडीज टेस्ट होती है, जो बॉडी हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट बनाती है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर ये एंटीबॉडी करीब 3 महीने तक पॉजिटिव रहती है। एक फिर IgG एंटीबॉडी होती है जो परमानेंट एंटीबॉडी होती है, और ये प्रैक्टिकली सारी लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में डिटेक्ट होती है। और इसका ही कारण है कि इस एंटीबॉडी की वजह से जिस डेंगू के वायरस से एक बार आपको बुखार हो गया, उस डेंगू के वायरस से दोबारा बुखार नहीं हो। जी। जो मैंने बताया आपको 4 तरीके के डेंगू के वायरस है, तो जिससे एक बार बुखार हो गया उस वायरस से नहीं होगा, दूसरे से होगा। परंतु वो दूसरा जब वायरस बुखार करता है तो वो खतरनाक ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी मौजूद है और अब ये दूसरा एंटीजन पहुंचा, दूसरे वायरस का एंटीजन पहुंचा, तो ये आपस में रिएक्ट करते। तो ऐसे केसेस में जिसको WHO ने हमारा डिफाइन किया आजकल डेंगू को, अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू और सीवियर डेंगू, तो 95% केसेस तो अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू के होते हैं। जो अगर दोबारा भी होगा तो पहली बार होगा तो अनकॉम्प्लिकेटेड हुआ, मोस्टली अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कई बार पता भी नहीं लगता कि इसके लक्षण हुए, और अगर हुआ भी तो 3-5-7 दिन में वो बुखार उतर जाता है। जी। परंतु जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होने की संभावना उनमें होती है जिनमें पहली बार वायरस ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा है, वो 1 से लेकर 5% केसेज में होते हैं, जिनमें के सीवियर डेंगू हम बोलते हैं, और जहाँ पे या तो हमारी जो प्लेटलेट सेल्स हैं जो हमारी बोन मैरो पे वायरस अफेक्ट कर देता है वो काफ़ी तेज़ी से गिरने लगते हैं, तो हमारे को ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती हैं, म्यूकोसल ब्लीडिंग हो जाती है, मुंह से नाक से कहीं से ब्लीडिंग आ सकती है, या फिर कैपिलरी लीक सिंड्रोम होता है, जो कैपिलरी छोटी छोटी हमारी खून की नलियाँ होती हैं उनमें से प्लाज्मा लीक हो जाता है, और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी और प्लूरल कैविटी में आ जाता है। वहाँ पेशेंट को फिर सांस फूलने का शुरू हो जाता है, पेट में तेज़ दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, और हमारे मल्टी ऑर्गन अफेक्टेड हो सकते हैं, तो वो चिंता का विषय होता है। और ये स्टेज एक ऐसी होती है कि जहाँ पे
एडमिशन होना बहुत ज़रूरी जी, है। और अगर हम प्रॉपर तरीके से उस समय इलाज करें तो मोर्टिलिटी केस 1% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, परंतु अगर उनका उचित इलाज ना हो, जो सीवियर डेंगू है, तो ये मोर्टिलिटी 20% तक भी जा सकती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि किन केसेस में ख़ास तौर पर अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी व्यक्ति को डेंगू के मामले में। डॉक्टर शर्मा, आपने ये तो बताया कि कौन कौन से साइट्स हो सकते हैं घर में जहाँ पर मच्छर होगा डेंगू का, लेकिन जो लोग घर में रहते हैं अक्सर बाहर की साफ़ सफाई की, ऑफिस गए तो वहाँ पर भी देखना होगा। क्या आप एहतियात बताना चाहेंगे कि ज़रूर चेक रखना चाहिए या तैयारी की बात की जाए, क्योंकि बरसात हो रही है लगातार 1-2 दिन छोड़कर, तो पानी जाहिर सी बात है कहीं छोटी छोटी जगहों पर भर जाता है। कौन कौन सी जगह को लेकर सावधानी रखें? देखिए, हमारी जहाँ तक प्रिपरेशन का सवाल है वो हमने जनवरी से लेके और हमारा अप्रैल तक ये हमारा प्रेपरेटरी फेस रहता है, क्योंकि इस समय डेंगू के केसेस बहुत कम होते हैं। और इस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते हैं, उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से करते हैं, ताकि जब डेंगू का सीजन आए तो स्टाफ को पता होना चाहिए कि फील्ड में उसने करना क्या है जाकर। उसके बाद हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी स्प्रे मशीन्स हैं, एंटी लार्वल एक्शन ट्रेनिंग है, किस तरीके से लेने हैं और कहाँ लेने हैं, इन सब की ट्रेनिंग और सारे औजारों का रख रखाव वो भी इसी फीस में करते हैं। और इसके साथ ही जितने हमें लार्विसाइडल मेडिसिन चाहिए या हमें स्प्रे के लिए मेडिसिन चाहिए, वो सारे इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो हम इसी दौरान प्रोक्योर कर लेते हैं, ताकि ये ना हो कि जिस समय लड़ाई शुरू हो उस समय हमारे पास बारूद ही ना हो। तो इसलिए हमें सारा सामान तैयार करना और प्रेपरेटरी फेज़ हमारा अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जैसे ही पहली बौछार पड़ती है, पहली बौछार पड़ते ही क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, लोग अपने घरों के कूलर बंद कर देते हैं, खाली फैन चलाना शुरू कर देते हैं। और ये मच्छर के अंडे इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि ये किसी भी सीज़न में जीवित रह सकते हैं और इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। जैसे ही वो आपके कूलर की पैड्स होते हैं उनके ऊपर पानी गिरता है, इन्हें जैसे ही पानी मिलता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, एकदम से वो हैच होना शुरू हो जाते हैं, उसमें से लार्वा निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम उसके बाद जो हमारा ये अप्रैल के बाद जो है ये एक्टिव फेज शुरू हो जाता है। और चूंकि आज डेंगू हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, इक्के दुक्के केस आने भी शुरू हो चुके हैं, तो इस समय हमने पूरी तरीके से सबसे पहले एंटी लार्वल एक्शन शुरू किए हैं, क्योंकि ब्रीडिंग जो है उसको रोकना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एनडीएमसी हो या एमसीडी हो या कोई भी बॉडी हो, उसके पास इतना स्टाफ कभी भी नहीं हो सकता कि वो हर घर में जाकर हर घर के हर कमरे की, हर कूलर की या हर टंकी की जाके चेकिंग कर सकें। तो उसके लिए जो घर का मालिक है, जो ऑक्यूपायर ऑफ द प्रीमाइसेस है, और जो वहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और जो मार्केट ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, उनका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी पिछले ही हफ्ते हमने इस क्षेत्र की सारी RWS को और मार्केट ट्रेडर एसोसिएशंस को बुलाया था और उन सभी को हमने एक ट्रेनिंग दी पूरी तरीके से कि आप अपने इलाके में जाकर क्या क्या कार्य करें और घरों में क्या क्या जगहों पर देखें कि कहां पर आप रोक सकते हैं या साफ पानी है, इस जगह को मुझे पूरी तरह सील कर देना चाहिए ताकि ब्रीडिंग ना हो। डॉक्टर शर्मा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सबकी जिम्मेदारी है, सबको पता होना चाहिए मच्छर कहाँ कहाँ पनप सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश से अंकुश हैं टेलीफोन लाइन पर। अंकुश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हाँ सर, जैसे मतलब अपने घर की साफ सफाई करता हूँ सर। हाँ जी, हाँ बताइए। तो सर मतलब जैसे 100 मीटर पर दूर कोई गंदगी कर रहा है तो मतलब उससे कैसे बचा जाए डेंगू से? घर के आसपास जो कोई गंदगी कर रहा है? जी सर। अच्छा, ये तो डॉक्टर शर्मा ही आपको बताएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो आसपास घर के गंदगी कर रहा है तो उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है। जब तक मैं अपने घर की और घर के आसपास की सफाई नहीं देखूंगा तब तक कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर मेरे इस कार्य में मदद नहीं करेगा। एक बार मैं कार्य करना तो शुरू करूं। और स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी देन है। स्वच्छ भारत मिशन ने हर व्यक्ति को, इस देश के हर व्यक्ति को कोने कोने में बताया कि सबसे पहले आप सफाई रखिए। आप सबसे पहली चीज़ कह रहे हैं कि लोग कूड़ा फेंक देते हैं या अपने घर का जो भी फालतू सामान होता है इधर उधर इकट्ठा कर देते हैं। उन सब चीज़ों को हटाने की बहुत आवश्यकता है और वो तुरंत डिस्ट्रॉय भी कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं जगहों पर जरा सा भी पानी अगर इकट्ठा होता है, मान लीजिए आपके घर के अंदर पुराने टायर पड़े हुए हैं, आपके घर के छत पे कुछ कचरा पड़ा हुआ है और कुछ आपके घर पे आसपास मान लीजिए किसी ने नारियल पीकर ही फेंक दिया है, मान लीजिए किसी ने छोटे छोटे प्लास्टिक के गिलास में आजकल चाय मिल जाती है, उस चाय के गिलास ही फेंक दिए, तो इतनी छोटी छोटी जगहों पर भी अगर साफ पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मच्छर पैदा डॉक्टर शर्मा, ये जो सवाल पूछ रहे थे, मैं ये चाहूँगा आप उसका ये उत्तर दें कि इन्होंने सवाल ये पूछा कि मैं तो साफ सफाई रखता हूँ, मेरे आसपास लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके
साथ में पड़ोसी ने अपनी छत पर टायर या फर्नीचर, टूटा हुआ कुर्सियां, इस तरह की चीजें रखी हुई जहां जी, पानी जी। इकट्ठा हो रहा है। जी। और तो उसके लिए देखिए, और वो मेरे कहने पर भी नहीं मानता। सर देखिए, ये अगर कुछ वो ऐसी नहीं बात मानता है तो इसकी आप शिकायत जो है कर सकते आप हैं। म्यूनिसिपैलिटी में बिल्कुल कर सकते ठीक हैं, है। और म्यूनिसिपैलिटी के लोग जाएंगे, चेकिंग करेंगे, ब्रीडिंग मिलेगी तो उसको हम पेनलाइज भी करेंगे। जी पेनल्टी का भी प्रावधान है हमारे पास। पहले हम उसको नोटिस देंगे, अगर नोटिस के बाद भी नहीं मानता है तो हम उसका चालान करेंगे, फिर उसको कोर्ट में भुगतान करना पड़ता है। जी, तो बहुत जरूरी है कि सतर्क रहें। डॉक्टर विक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले राम प्रसाद जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैडम, मुझे सबसे पूछना है जी कि जैसे मलेरिया वगैरह का टीका आ गया है, उस प्रकार से इसके बारे में डेंगू के बारे का कोई ऐसा टीका आ चुका है क्या जिससे कि इसका रोकथाम जल्दी हो सके? जी, वैक्सीन की बात हो रही है। डॉक्टर और वार्ष मैडम, ने जी क्या? मैडम, एक क्वेश्चन है, जी तो इसके लिए आम जनता को क्या सावधानी बरतना चाहिए? जी, डॉक्टर वार्ष ने वैक्सीन पर क्या कहना चाहेंगे? क्या डेंगू के को देखिए, लेकर कोई अभी वैक्सीन उपलब्ध पिछले है? दिसंबर 2015 में एक सैनोफी एवेंटेस एक कंपनी है, उसने डेंग वैक्सिया नाम से एक वैक्सीन बनाई है, परंतु ये केवल अभी जहाँ एंडेमिक है डेंगू, मैक्सिको, फिलीपींस, ब्राज़ील, वहीं पे अप्रूव हुई है जी। WHO द्वारा। अभी इसने WHO ने अभी इसको यूनिवर्सल यूज के लिए अप्रूव नहीं किया है। और ये 3 डोज की वैक्सीन है, 0 मंथ मतलब जब आप पहली बार लगाएंगे, फिर 6 मंथ, फिर 12 मंथ पे। ये लगभग 50 to 60% तक इम्यूनिटी देती है उस एरिया में। जी। और ये वैक्सीन उस एरिया में एक्चुअली जो अफ्रीकन कंट्री हैं वहाँ येलो फीवर वायरस ज़्यादा होता है, तो बेसिकली इसमें येलो फीवर के वायरस के कुछ कारण होते हैं और डेंगू के 4 वायरस के कारण। लेकिन भारत की अगर बात करें तो अभी अभी ये अप्रूव नहीं किया गवर्नमेंट, WHO ने किसी और देशों के लिए अप्रूव नहीं हमारे किया यहाँ है। नहीं। ये प्रोसेस में चल रहा है, ठीक। क्योंकि इसके कुछ अपने भी हैं कि एंटीबॉडीज डिपेंडेंट एनहांसमेंट ये कई बार होता है कि जैसे एंटीबॉडीज ये बना रहे हैं और पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी डेंगू या सीवियर डेंगू होने की संभावना ज़्यादा है। वो तो ज़्यादा अभी ये खतरनाक पूरी होगा। तरीके से प्रोटेक्टेड वैक्सीन नहीं डॉक्टर विक, आप भी कुछ ऐड करना नहीं, चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन 3 कंट्रीज में अप्रूव हुई है, ये सिर्फ 9 से 45 साल की उम्र के लोगों में है। तो डेंगू तो हर साल की उम्र में होता है, बिल्कुल। बिकॉज 9 साल की उम्र में कुछ हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा हुए तो अभी उनमें अप्रूव नहीं है, सिर्फ 9 से 45 साल की उम्र में ही अप्रूव हुई है। जी, ये तो बात हुई वैक्सीन की डॉक्टर विक। इसके अलावा जब हम सिवियरिटी की बात कर रहे थे, आपसे ये समझ लें कि कौन सी तरह का डेंगू बुखार जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और हमने खतरे के लक्षण जान लिए, लेकिन कौन से वो लोग होंगे जिनमें अगर ये बुखार होता है तो कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज़्यादा होगी? तो देखिए, अब ये डेंगू किसी को भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है उसको हो सकता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, और यंग एडल्ट्स हैं उनमें ज़्यादा होता है। उसके बाद जो फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उसके बाद आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट हैं जिनकी किडनी खराब है या लिवर फेलियर है या जिनको डायबिटीज़ है, इन सब में डेंगू किसी में भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेंगू जो जोर से आता है वो यंग बच्चों में कई बार जोर से आता है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है उनमें कई बार जोर से आता है, तो उसमें और फिर उसमें कई बार लापरवाही भी बरती जाती है। तो यंग बच्चों में हाइड्रेशन ठीक रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको सीवियर ही ना होने दें। मेरा एम है उसको प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन तो खैर सभी का एम है, मतलब वो कह रहे थे कि हम शिकायत कर दें, मतलब मैं शिकायत नहीं, हम प्यार से देखें कि भाई मेरी शर्ट आपकी शर्ट से अच्छी है, मुझे खुशी होना चाहिए, तो मतलब और नहीं तो मैं जाके खुद ही कर दूं, कई बार अगली बार वो खुद करेंगे। लेकिन आपकी शर्ट सचमुच बहुत अच्छी है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज डॉक्टर शिकायत मैंने तब कहा है कि जब कोई व्यक्ति ना माने। पहले तो मैंने कहा ही है कि अगर आरडब्ल्यू अगर मिलकर जाए और एक दूसरे को समझाए और वो एक्शंस ले ले तो हमारी जरूरत ही नहीं बीच में पड़ती है किसी को कहने की। मतलब इस आतंक का प्यार से ही इलाज होगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे आसपास साफ सफाई रहे, पानी कहीं इकट्ठा ना हो, मच्छर कहीं पनपे नहीं, ये ज्यादा जरूरी बात है। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू यानी डेंगू पर। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में स्वागत है। डेंगू बुखार के क्या लक्षण हो सकते हैं और इससे कैसे बचाव हो, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर वार्ष ने आपके पास आए वापस और ये समझें कि जैसे जैसे लक्षण प्रोग्रेस करते हैं, घर पर ये समझा गया कि रेस्ट करनी है, लेकिन प्लेटलेट्स को लेकर भी चिंता होती है कि रोज़ प्लेटलेट की चेकअप करवाइए, रोज़ जांच करवाइए। तो प्लेटलेट कब गिरने शुरू होंगे, जांच कितनी बार होनी चाहिए और कब होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये आपने अच्छा सवाल पूछा। जनरली शुरू के 3 दिन तक बुखार जो होता है, वो 3 दिन के बाद कई बार बुखार टूट जाता है और कई बार दोबारा एक जो है फीवर 5 दिन के बाद फिर आ जाता है, जिसको हम बाईफेजिक फेज बोलते हैं। और कई केस में एक फीवर 1 हफ्ते तक भी रह सकता है। एक्चुअली एक बार जब बुखार उतर जाता है, इसमें डेंगू में ये स्पेशलिटी होती है, तो ये वायरस कई बार बोन मैरो को अफेक्टेड करता है और उस समय प्लेटलेट 3 से 5 दिन के बाद जिस समय फीवर उतर जाता है, वो क्रिटिकल फेज कहलाता है। अगर वो सीवियर डेंगू होता है तो उसी समय ये सारे सिम्टम आते हैं। सीवियर डेंगू के कुछ सिम्टम जैसे मैं बताऊं आपको कि लगातार अगर वॉमिटिंग्स हो रही हैं आपको, तो वो एक सीवियर डेंगू का सिम्टम हो सकता है। आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, आपको कहीं से नाक से, मुंह से, पेशाब के रास्ते से, लेट्रिन से, उल्टी से खून आ रहा है, वो एक सीवियर डेंगू का फीवर हो रहा है। अनयूजुअल बहुत तेज़ एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वो सीवियर डेंगू का सिम्टम हो सकता है। आपका नाड़ी तेज़ हो रही है, रक्तचाप गिर रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, पेशाब आना बंद हो गया, ये सीवियर डेंगू के सिम्टम हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। सबसे बड़ा, मैं जैसे डॉक्टर साहब ने भी बार बार कहा कि ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि किस स्टेज पे आपको टेस्ट की ज़रूरत है और कितनी बार टेस्ट की ज़रूरत है जी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम प्लेटलेट गिरते जाते हैं लगातार, तो मॉनिटरिंग जो होती है डेंगू के केस की, वो हम प्लेटलेट और एक हिमेटोक्रेट या जिसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं, जो हमारा हीमो कंसंट्रेशन दिखाता है, इन दोनों को मॉनिटर करके वाइटल साइन के अलावा, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन के अलावा, इनको मॉनिटर करके हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं। सामान्यतः ये आप मान के चलिए कि 50,000 से नीचे अगर प्लेटलेट आ जाती है तो कोई भी बिल्कुल डरने की बात नहीं है 50,000 तक, क्योंकि जो WHO का क्राइटेरिया है कि जब हम पेशेंट की प्लेटलेट अगर एक बार गिरने के बाद 50,000 आ जाए जी, तो वो डिस्चार्ज का क्राइटेरिया बन जाता है। तो इसलिए 50,000 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 20,000 तक प्लेटलेट आ जाए तो हमको कॉशस हो जाना चाहिए, या पेशेंट को अगर कहीं से म्यूकोसल ब्लीडिंग हो रही है, छोटे छोटे शरीर पे चकत्ते आ गए, वो ब्लीडिंग नहीं है, अगर कोई ब्लीडिंग होती तो हमें दे सकता है। ये ज़रूर है WHO के जो क्राइटेरिया कि अगर 10,000 से ज़्यादा नीचे प्लेटलेट गिर जाती हैं तो हमको फिर प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट देने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई सीवियर ब्रेन हेमरेज या कोई ऐसी ब्लीडिंग ना हो जाए जिससे पेशेंट को बचाया जा सके। डॉक्टर वेग, इसी पर आपकी टिप्पणी भी चाहेंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि जैसे ही 40,000 या 50,000 से नीचे भी प्लेटलेट्स आए, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखा गया कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको बोला जाता है कि स्थिति बिगड़ रही है, प्लेटलेट चढ़वा लीजिए। तो क्या उनको अपनी तरफ से, क्योंकि उसको डर है व्यक्ति को, तो वो कैसे फैसला कर पाएगा जब डॉक्टर ये बोल रहा है, हॉस्पिटल ये बोल रहा है कि प्लेटलेट्स चढ़वा लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि उस समय फैसला करना मुश्किल होगा। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पेशेंट बनिए, अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए और पेशेंस रखिए, थोड़ी पेशेंस और प्रेशर भी डॉक्टर पे बनाना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बनाना है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज जब भी ये सिचुएशन होती है, कई बार देखो क्या होता है, एक मरीज़ आता है, वो इमरजेंसी में आया और उसका इमरजेंसी में बहुत तरह के मरीज़ हैं, तो मतलब उसका लेकिन अगर आप उसको पानी पिला के हाइड्रेशन शुरू से ही ठीक रखेंगे तो वो सीवियर इलनेस आएगी ही नहीं। लेकिन जब सीवियर इलनेस आती है, वार्निंग साइंस, जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वार्निंग साइंस। अगर मेरा बुखार है और बुखार ठीक हो गया तो मैं ठीक हूँ, लेकिन वार्निंग साइंस आ गए, मेरे पेट में दर्द, उल्टी आना और नौजिया होना, सर में दर्द और मतलब सांस थोड़ा तेज़ होना और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होना, ये वार्निंग साइंस हमें पकड़ने हैं। जैसे ही पकड़ गए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि क्या प्रॉब्लम है, और उसका इलाज सिर्फ हाइड्रेशन है, वो भी डॉक्टर भी ग्लूकोज IV फ्लूइड ही चढ़ाएगा बस। जहाँ तक प्लेटलेट्स को टेस्ट करना बार बार और ये है, वो सिर्फ एक बेसलाइन टेस्ट हो जाए और उसके में हमें सिर्फ हेमाटोक्रिट देखना होता है, प्लेटलेट्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं है।
इसमें जो चीज़ एक मॉनिटर करनी होती है वो होती है हेमाटोक्रिट, कि हमारा ब्लड में हाइड्रेशन ठीक है कि नहीं, मेरे शरीर में पानी ठीक है नहीं। उसमें 3 वैल्यूज होती हैं, 30, 40 और 50। अगर 40 वैल्यू है हेमाटोक्रिट की, इसका मतलब हाइड्रेशन बिल्कुल ठीक है। अगर वो 45 और 50 है, इसका मतलब हाइड्रेशन कम है, मुझे और फ्लूइड्स देने हैं। और अगर वो 30 है तो मुझे कहीं अंदर ब्लीड तो नहीं हो रहा, तो ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पेशेंट बनो, डॉक्टर को डिसाइड करने दो, और डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर्स में विश्वास भी रखना ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स को बताना ज़रूरी है कि मेरा मरीज़ सिक हो रहा है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इस माहौल में डेंगू के मरीज़ कई बार सिक होना है तो बहुत जल्दी भी सिक हो जाता है। तो उसमें फटाफट बताना कि भाई सिक हो रहा है तो थोड़ा मेरा जल्दी इलाज करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी के माहौल में। बट 99% आपका डेंगू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हल्का खाना खाएंगे, अगर आप पानी पिएंगे और आप प्रिवेंशन की बात करेंगे जैसे होगा। उसमें टेस्ट की जरूरत नहीं है, टेस्ट सिर्फ कराना है तो हेमाटोक्रिट कराना है कि मेरी हाइड्रेशन कितनी है। प्लेटलेट्स तो देखो, प्लेटलेट्स की बहुत बड़ी साइंस है, उसमें मैं घुसना नहीं चाहता, लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं है, अगर आपका हेमाटोक्रिट ठीक है, तो ये तो वापस ठीक हो ही जाना है प्लेटलेट्स, बिकॉज ये डिजीज़ ऐसी है कि रिवर्सेबल है। 3 से 9 दिन तक प्लेटलेट्स कम होते हैं, फिर तो वो प्लेटलेट्स एक बार और ऊपर चढ़ने हुए प्लेटलेट्स तो ठीक ही हो गया। ठीक है, तो मतलब इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पेशेंट बनना है। जी, हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। नारायण सिंह है, वो ये लिखते हैं कि कभी कभी साफ़ पानी न चाहते हुए भी आसपास इकट्ठा हो जाता है, उसमें डेंगीनापन पे क्या करें। राजलता हैं, उन्होंने लिखा है कि हम चूंकि रोक नहीं सकते हमारे आसपास मच्छर पैदा होना, तो हमें क्या करना चाहिए क्योंकि मच्छर उड़कर आ जाएगा। रुचि साहू वो ये जानना चाहती हैं कि क्या कोई होम रेमेडी या ऐसा कोई केमिकल कुछ अवेलेबल है जो हम घर पर रखें और ये ना हो। हर्षंत कुमार हैं, वो ये लिखते हैं क्या कोई स्प्रे है ऐसा जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन की बात अभी नहीं हुई है, वो भी ज़रा हम करेंगे हर्षंत कुमार के सवाल के साथ। वेदांत चहल हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। रविंद्र जोशी हैं, उन्होंने लक्षणों के बारे में बात पूछी थी, वो तो बात हो ही चुकी है। और बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके सबके नाम पढ़ना तो संभव नहीं होगा, लेकिन एक बात डॉक्टर वार्ष ने जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो अभी डॉक्टर विग ने कही, इन्होंने कहा कि पेशेंट रहिए, धैर्य रखिए। लेकिन अब धैर्य रखना जिसके प्लेटलेट गिर रहे हों लगातार, फिर उसमें एक बात और लगा दी डॉक्टर विग ने जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर स्थिति बिगड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर को बताइए। घर पर हैं, स्थिति बिगड़ रही, वार्निंग साइंस आए, वार्निंग साइंस आने के बाद यानी उल्टियां शुरू हो गई या ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अस्पतालों के चक्कर, बेड है नहीं है, क्या ऑप्शन बचेगी, फिर क्यों डर रहे नहीं इंसान। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों को अपने अस्पताल में भी मुझे अनुभव है काफ़ी, और सभी अस्पतालों का ये है कि ज़्यादातर डेंगू का छोटा सा भी बुखार इस समय अगर किसी को है तो सभी पेशेंट आ जाते हैं, और हर पेशेंट ये इंसिस्ट करता है कि मेरे को एडमिट कर लिया जाए, क्योंकि दे फील सेफ कि मैं डॉक्टर के जो है सुपरविजन में रहूँगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इसीलिए हम बार बार वार्निंग साइन की बात कर रहे हैं। जब वार्निंग साइन इस तरीके के आ जाते हैं और एक बार आप डॉक्टर को दिखाते हो तो डेफिनेटली उस समय वो डॉक्टर उसका असेसमेंट करके उसको एडमिशन के लिए एडवाइज करता है, और ऐसे सारे पेशेंट को हम एडमिट भी करते हैं जहाँ के वार्निंग साइन आ रहे हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसको परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही हैं, कहीं से सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो रही है, हम हेमाटोक्रिट या पेट सेल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। मैं समय पूछ रहा था, वार्निंग साइन आने के बाद कितना समय रहेगा? नहीं, आप देखिए, अगर आप तुरंत चले जाते हैं डॉक्टर के पास, अच्छा। तो हम फ्लूइड मैनेजमेंट, बेसिकली इसमें फ्लूइड मैनेजमेंट है। अच्छा, मोस्टली फ्लूइड मैनेजमेंट है, 99% फ्लूइड है। कोई आपको दवाइयों से वैसा कोई इलाज कोई नहीं दवा है। नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। सिर्फ बुखार उतारने के लिए आप ठंडे पानी की पट्टी रखिए या पैरासीटामोल की गोली, और आपके शरीर का हाइड्रेशन बना रहे तो उसको फ्लूइड देना है। क्योंकि पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है और ओरली फ्लूइड नहीं ले पा रहा जी, तो उसको इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए। और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन केवल उसी केस में है जहां बहुत सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो, वहां देने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि अगर 20,000 से कम प्लेटलेट हो जाए या 10,000 से कम हो जाए तो वहां कई बार हम प्रोफाइलेक्टिव प्लेटलेट भी देते हैं जिससे कोई सीरियस सेरिब्रल ब्लीडिंग ना हो, इंटरसेरिब्रल। वो सिर्फ विशेषज्ञ तय करेंगे। डॉक्टर विक कुछ नहीं, मैं तो एक छोटी बोल रहा हूँ, पानी पानी पानी। चाहे वो ORS का घोल है, चाहे वो छाछ है हल्का, जी, चाहे वो नींबू पानी है, मतलब पानी पानी पानी, इसका इलाज है, आपको ये प्रॉब्लम होने नहीं देगा। जी, बहुत सारे पीस आज आपने बताए। नहीं, मैं सिर्फ पानी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पानी
जी। लेकिन डेंगू होता भी पानी से, इसका इलाज भी पानी है, इसलिए हमें उसको साफ पानी, वो जो स्वच्छ भारत की बात इन्होंने की, वो मेरी जिम्मेवारी है, बाकी किसी की जिम्मेवारी नहीं है। मुझे स्वच्छ भारत रखना है, तभी स्वस्थ भारत होगा और तभी मैं स्वाभिमानी बनूंगा। तो 3 S भी जोड़ देता हूँ, स्वच्छ, स्वस्थ और स्वाभिमानी। जी, तो बहुत जरूरी है कि ये जिम्मेदारी सभी को समझनी है, क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी तभी डेंगू जैसी बीमारियों से भी बचाव होगा। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डेंगू बुखार के बारे में, बचाव के बारे में। ये चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। बहुत सी बातें जो ज़रूरी हैं, हम लगातार ये बता रहे हैं कि डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है। ये समस्या हमारे आसपास रहती है और इसके ज़िम्मेदार भी बहुत हद तक हम ही हैं। तो हमें क्या करना है, बार बार विशेषज्ञ उसी पर जोर दे रहे हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मध्य प्रदेश से दीपक हैं टेलीफोन लाइन पर। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका, पूछें। जी साहब नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि बकरी के दूध का, जैसे अभी आपने चर्चा में बताया कि बकरी का दूध और पपीते के पत्ते जी ये डेंगू से बचाव में सहयोगी साबित हो सकते हैं, और कई पेपरों में और चर्चाओं में भी पहले भी काफी आया है। बिल्कुल। तो क्या ये 5-6 साल हो गए इस बात को, तो इस संबंधित कोई रिसर्च या कुछ हुआ है और वास्तविकता है कि इससे इस बुखार में मदद मिलती है? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। दीपक जी, ये जो सवाल आपने पूछा है ये हम भी पूछना चाह रहे थे, अच्छा किया आपने पूछ लिया। और इसमें 2-3 चीज़ें और भी जोड़ देते हैं। बकरी का दूध और पपीते के पत्ते के अलावा कपूर और लौंग की पोटलियाँ और होम्योपैथी की एक दवा जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसके बारे में होता है। डॉक्टर भाई, क्या कोई रिसर्च, क्या कुछ बात अभी तक आप लोग किसी नतीजे पर पहुँचे? नहीं, ये तो मतलब एक मेरे को अभी तक कोई क्लिनिकल रैंडमाइज्ड ट्रायल तो है नहीं। अच्छा। लेकिन लोगों का बिलीफ है। अब बिलीफ को मतलब एक रिकमेंड करना ये तो पॉसिबल नहीं। हाँ, साइंस नहीं है। लेकिन इसके साइंस के लिए काम किया जाए तो बात दूसरी है। और ये बड़े मिल के वॉर फुटिंग, बिकॉज ये अलग अलग सिस्टम्स की हैं, अगर वो मिल के करें और आगे बढ़ें तो एक बात है। लेकिन मैं यहाँ बात कहना चाहता हूँ, अब पीपल का पत्ता हो गया और दूसरा गोट मिल्क हो गया, कीवी के बारे में कीवी भी हो गया। मेरा तो एम है आप, बिकॉज ये डेंगू आपके सारे शरीर पे एक्ट करता है जी। वार्निंग साइंस क्या होते हैं? उल्टी आना। मेरे को अपने मरीज को उल्टी आने ही नहीं देनी। आपने गोट का मिल्क पिला दिया, थोड़ा सा वैसे तो हल्का होता है पर वो सूट नहीं किया, वॉमिटिंग हो गई, तो सब उल्टा सर्कल शुरू हो गया। आपने कुछ ऐसा उसको खिला दिया जो उससे उसको नौजिया वॉमिटिंग हो, का पत्ता जो जूस है वो कड़वा होता है, कुछ भी होता है, नौजिया वॉमिटिंग हो गया, मतलब उल्टी नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको उसको उल्टी तो आने ही नहीं देना। तो इसलिए जब तक साइंस प्रूव ना करे और सब सिस्टम मिलके बैठ के इसको आगे ना बढ़ाएं, रैंडमाइज प्रूव ना करें, तब तक आप रिकमेंड नहीं कर सकते। बस इसको आपको फैट फ्री खाना, हल्का खाना देना है, जिसमें दही, खिचड़ी और ज़्यादा थोड़ा सा केला और ORS का घोल, छाछ, नींबू पानी और पानी, बस जी। अभी इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर वो नुकसान हो सकता है। बाकी बिलीफ्स हैं, बिलीफ के बारे में हमें उसको साइंस में कन्वर्ट करना है। डॉक्टर शर्मा, एक जो बात आई थी कि ये तो हो गया मच्छर पनप रहे हैं, अगर हम अपना बचाव कैसे करें वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ये देखिए, आजकल मैंने बताया कि सीज़न शुरू हो चुका है। जब सीज़न शुरू हो गया है तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें अपने घर की केयर करनी चाहिए। अपने घर में कोई भी ऐसी जगह ना छोड़ें जहाँ पर कि मच्छर पनपते हों। घर के अंदर फूलदान है उसको चेक करिए, कूलर को चेक करिए, अपने एयर कंडीशन को चेक करिए, अपने घर की छत पर 2 मिनट ज़रूर लगाइए, अपने घर की छत की टंकी को ज़रूर देखिए कि उसके ऊपर ढक्कन है कि नहीं है। अगर ढक्कन है भी तो कहीं छेद तो नहीं है। और जो उसका नोज़ल होता है, जहाँ से ओवरफ्लो होता है वाटर, वहाँ पर भी एक जालीदार कपड़ा लगा दीजिए ताकि वहाँ से भी मच्छर एंटर नहीं कर सके। अपने घर के अंडरग्राउंड टैंक को देखिए, अपने घर के सिस्टम को चेक कर लीजिए कहीं पानी तो नहीं लीक कर रहा। फिर उसके बाद आप चिड़ियों को पीने के लिए पानी लगा देते हैं,
जानवरों के लिए पानी पीने के लिए रख देते हैं, उस बर्तन को हर रोज़ एक बार साफ़ कर दीजिए ताकि सफाई होती रहेगी तो मच्छर अंडे नहीं दे पाएगा। अपने घर के आसपास भी चेक कर लीजिए। पहली चीज़ तो मैंने बताई ये। दूसरी बात ये है, ये तो आपने बचा दिया कि ये मच्छर को मैं अपने घर के पास पैदा नहीं होने दे रहा। मान लीजिए पड़ोस से उड़कर मच्छर आपके घर की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके सारे घर के जो है डबल डोर सिस्टम अगर हो तो सबसे अच्छी चीज़ है, यानी कि जाली के दरवाजे लगे होने चाहिए और खिड़कियों पर भी जाली का कवर होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ जो है, अगर आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, अगर आपको मच्छर लगते हैं और मच्छरदानी लगाकर सो सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आजकल इम्प्रेगनेटेड भी मच्छरदानियाँ मिलती हैं, यानी कि मच्छरदानी के ऊपर पहले ही लार्विसाइडल घोल को चिपका दिया जाता है और वो मच्छरदानियाँ बहुत महंगी नहीं हैं, काफ़ी सस्ती हैं। 300 रुपये में 400 रुपये में सारी मच्छरदानी आ जाती है और आपका पूरा सीज़न बड़े आराम से निकल जाता है, आपको मच्छर नहीं काटता है। इसके बाद आपको कुछ रिपेलेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी दवाइयाँ आती हैं, ओडोमास लाइक यानी काफ़ी दवाइयाँ आती हैं जो आप शरीर पर लगा सकते हैं, मच्छर के रिपेलेंट लगा सकते हैं। और फिर आप तो जानते हैं कुछ ऐसे लोकल भी मार्केट्स में चीज़ें आ गई हैं, जैसे ऑल आउट वगैरह हैं, जो आप घर में लगाएं तो उससे भी मच्छर दूर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप यूज़ करेंगे, मच्छर आपसे दूर रहेगा, मच्छर आपको काटेगा नहीं। जी, तो बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मच्छरों से बचाव हो सकता है। फिलहाल जोधपुर से अशोक जी हैं फोन लाइन पर। अशोक जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी सर, हम लोग गांव टाड़ी में रहते हैं और हमारे घर के आसपास जो है बबूल की झाड़ियाँ बहुतायत में है और उसमें भी छोटे छोटे मच्छर होते हैं और जब बारिश पड़ती है तो बारिश में हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। तो नीचे पानी जमा रहता है खरपतवार के आसपास, उसमें छोटे छोटे मच्छर बहुत ज्यादा पनप जाता है पेड़ों पे वगैरह। इसके लिए अगर आप उपचार के लिए कुछ बताएं। जी, इनके घर के आसपास डॉक्टर शर्मा बबूल की झाड़ियाँ, पेड़ पौधे बहुत हैं जिससे जैसे ही बारिश होती है मच्छर भी आ जाते हैं। इस दशा में क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पानी अगर ज़मीन पर गिर गया एक बार और पानी वहाँ पर कोई गड्ढा नहीं है तो ज़मीन अपने आप उस पानी को सोख लेती है। जब अगर उस पानी को सोख लिया उसने और पानी इतना नहीं है कि उसमें लार्वा तैर सके तो मैं नहीं समझता कि यहाँ मच्छर पनपेंगे। फिर भी अगर ऐसी जगह कोई है जहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर गड्ढा हो गया और पानी हो गया है तो आप 1 चम्मच मिट्टी का तेल डाल दीजिए, उसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगी। पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो लार्वा हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे और वहीं के वहीं मर जाएंगे। तो आप ये हल्का सा उपाय वहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक बात हम आपसे और ये जानना चाहेंगे, पानी पर और हल्के खाने पर तो बहुत ज़ोर रहा, बुखार होता है, चाहे वो डेंगू हो या कोई भी वायरल जो इस मौसम में होता है, आपने और डॉक्टर विघ्न ने उसी पर जोर दिया। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, ये जो सेल्फ मेडिकेशन की बात होती है, ये ज़रा इसको भी ज़रा हम छू लें कि जैसे ही घर में किसी को बुखार होता है तो खुद ही अपनी तरफ से दवाइयाँ, तो दवाइयों में क्या एहतियात बरतनी है? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानना कि सेल्फ मेडिकेशन जहाँ तक पॉसिबल है कभी ना करें। हाइड्रेशन पे ही अपना ध्यान रखें। अगर लेना भी है तो पैरासीटामोल सेफेस्ट होती है, वो ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा माफ कीजिए, और दवा आपको बीच में रोक रहा हूँ, 1 सेकंड। ज़रूरी बात इसमें ये कि पैरासीटामोल का आपने कहा, बहुत लोगों के साथ ये होता है, पैरासीटामोल लेने के बाद आप कहते हैं 6 घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। और नहीं उतरता तो लोग कई बार एस्प्रिन, ब्रूफेन या इस तरीके की तेज़ दवा लें जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है और वो प्लेटलेट अफेक्टेड कर सकते हैं, उससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो कभी भी ऐसी कोई दवाइयाँ ना लें और हाइड्रेशन रखें या ठंडे पानी की पट्टी रख के अपने बुखार को उतारें या ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल वगैरह की गोली लें। और जहाँ तक पॉसिबल हो वो कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेट ना करके डॉक्टर की सलाह और उसी के सुपरविजन में लें। और कोई भी आपके मन में परेशानी आ रही है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है और वो आपको उचित सलाह दे पाएगा। जी, तो विशेषज्ञ से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको बुखार है, और विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि खुद ही कोई दवा आप ना ले लें। ये कहना है हमारे विशेषज्ञों का। टोटल हेल्थ में ये समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 633 में हमने आपसे पूछा था कि बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना इनमें से उचित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बारिश में भीगने के बाद कई घंटों तक गीले कपड़ों से बैठे रहना उचित नहीं है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि डेंगू के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए,
डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। ऑप्शन बी, डेंगू का मच्छर रात में काटता है, दिन में नहीं। या फिर ऑप्शन सी, डेंगू के अधिकतर मामलों में रोगी को अस्पताल में भर्ती होने या प्लेटलेट चढ़वाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन, निकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 633 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर वार्ष्णेय से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, ये करेक्ट एंट्रीज आपके सामने हैं। इनमें से आज के एक लकी विनर कौन है, आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। निकुंज दीक्षित, वाराणसी से। निकुंज दीक्षित, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शर्मा आपको ही जा रहा है। डेंगू के मच्छर इसी मौसम में पनपते हैं, बाकी समय में नहीं। जी देखिए, डेंगू के मच्छर बिल्कुल सही कहा आपने। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर जो है 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, तो उस समय हॉट और ह्यूमिड इसको अगर टेम्परेचर मिलता है तो बहुत जल्दी से पनपते हैं। जी डॉक्टर वेग, आजकल के मौसम में जिसे भी बुखार हो उसे डेंगू ही समझे। एपिडेमिक जब हो तब समझे, अभी तो किसी भी तरह का बुखार हो सकता है, इसीलिए अपने डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और आगे इलाज कराइए। डॉक्टर वार्ष्णेय, डेंगू का टेस्ट बुखार आते ही कराएं या इंतज़ार करें? 2 से 5 दिन के बीच में अगर डेंगू हम सस्पेक्ट करते हैं तो फर्स्ट टेस्ट NS1 एंटीजन किया जा सकता है, और 1 हफ्ते के बाद एलिसा टेस्ट जो एंटीबॉडी के लिए करते हैं वो किया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा, डेंगू से लड़ने की तैयारियों में सबसे ज़रूरी है फ्यूमिगेशन या फॉगिंग करवाना, जो हर जगह होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। एक फ्यूमिगेशन हर जगह ज़रूरी नहीं है। फ्यूमिगेशन आप देखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जो सांस के रोगी हैं उनको प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है और हेल्थ पे उल्टा असर पड़ सकता है। तो जो फ्यूमिगेशन है केवल जहां पर डेंगू का पॉजिटिव केस हो वहीं पर ही करनी चाहिए, उसके आसपास के घरों में करनी चाहिए। जी डॉक्टर वेग, कौन से टेस्ट से डेंगू कंफर्म किया जा सकता है? डेंगू तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब क्लिनिकली इसको डायग्नोज करना चाहिए, और अगर टेस्ट करना है तो हेमाटोक्रिट और प्लेटलेट्स करने चाहिए, और फिर अगर डॉक्टर समझे तब जैसे डॉक्टर वार्ष्णेय ने कहा, इनिशियल 2 से 5 दिन में आप NS1 एंटीजन और 2 से और 7 दिन के बाद ये, लेकिन 5वें और 7वें दिन में कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता। 7वें दिन के बाद IgM एंटीबॉडीज। बट फिर मैं स्ट्रेस करूँगा कि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और इसको क्लिनिकली ही ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, डेंगू की जांच कहाँ कहाँ उपलब्ध है, इसकी सुविधा कहाँ से करवाएं? देखिए, सरकार ने जितने भी सरकारी अस्पताल हैं इस समय दोनों तरीके की जांचें उपलब्ध हैं। पेशेंट अगर आता है और डॉक्टर ये समझते हैं कि ये है, तो NS1 एंटीजन और सेरोलॉजी दोनों ही टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो किए जाते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट और हेमाटोक्रिट, डॉक्टर साहब बार बार बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन फैसिलिटी है जो सभी जगह उपलब्ध है। दिल्ली में 32 सेंटर है शायद जहाँ पे फ्री टेस्ट होता है। जी 32 हॉस्पिटल हैं हमारे, उन सभी में ये सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, और अब हम चाहेंगे कि आपके सवालों के जवाब और संक्षिप्त हो जाएं। डॉक्टर शर्मा, आपको ये सवाल, कोई कैसे जाने कि घर के आसपास जो पानी इकट्ठा है उसमें डेंगू के ही मच्छर पनप रहे हैं? देखिए, पानी में अगर कोई भी किसी भी किस्म का कीड़ा पानी के अंदर घूम रहा है तो उसको हमें यही मानना चाहिए कि ये लार्वा है, मच्छर का लार्वा है, और उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डॉक्टर वेग, बुखार के साथ शरीर पर चकत्ते यानी रैशेज हों तो ये डेंगू का लक्षण हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, पर हाँ, जब डेंगू का बुखार कम्युनिटी में चल रहा है तब ये डेंगू का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर वार्ष्णेय, क्या चकत्ते यानी रैशेज पड़ना डेंगू में गंभीर लक्षण माना जाए? ये गंभीर लक्षण तो नहीं कह सकते, ये एक इसकी पहचान होती है, लेकिन और भी वायरल फीवर हैं जैसे चिकनगुनिया है, मीजल्स है, उनमें भी चकत्ते पड़ सकते हैं। तो ये गंभीर लक्षण तो नहीं है, ये उसका लक्षण। जी डॉक्टर शर्मा, टेमीफॉस या दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल कब किया जाता है? जी, टेमीफॉस जो है एंटी लार्वल ड्रग है, और इसको एंटी लार्वल ड्रग को हम जो है, इस समय सीजन बिल्कुल शुरू हो चुका है
और हम जो है घरों में लोगों को बांटते भी हैं टेमीफॉस की जो ग्रेन्यूल्स हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई दवाई अभी अभी आई है जिसे बार्सिलो के नाम से बायर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। एक बहुत ही छोटी सी गोली है और ये एक छोटी सी गोली एक कूलर में 15 से लेकर और 20 दिन तक लार्वा पनपने नहीं देती है। तो अगर मान लीजिए एक गोली, एक जो डिबिया है उसमें 10 टैबलेट होती हैं और अगर 10 टैबलेट हो तो एक कूलर का पूरा सीजन जो है सिर्फ उन 10 टिकिया से ही निकल जाता है। डॉक्टर विग, डेंगू पॉजिटिव आने का मतलब अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है। डेंगू पॉजिटिव आने का मतलब पानी पिलाना, हल्का खाना खिलाना, हाइड्रोथेरेपी से बुखार कम करना और अपने डॉक्टर को दिखाना। जी डॉक्टर वार्ष ने डेंगू का रोगी घर में हो तो कौन सी दवा दें और कौन सी नहीं? बार बार हम लोग वही बात कर रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं उपलब्ध है। ये वायरल प्रोसेस होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। 95% पेशेंट में अपने आप ही पेशेंट 3 से लेकर 7 दिन में ठीक हो जाता है। बुखार उतारने के लिए ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं। हाइड्रेशन पे पूरा ध्यान रखें कि पेशेंट को हाइड्रेशन की पहचान होती है कि उसको लगातार सफिशिएंट मात्रा में यूरिन आ रहा है और ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामोल की गोली दें। डॉक्टर शर्मा, कोई पेड़ पौधा ऐसा है या घास है जिससे एडीज इजिप्टाई मच्छर दूर भागते हैं? देखिए, अभी तक जैसा अभी डॉक्टर विज ने बिल्कुल सही बताया था कि ऐसी कोई प्रूवन चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यूकलिप्टस ऑयल है वो अपने घर में छिड़काव कर लेते हैं, उसकी स्मेल से थोड़ा सा दूर चला जाता है। वही मैंने बताया कि डिओड्रेंट्स जितने भी हम यूज़ करते हैं लाइक ओडोमास वगैरह, उन सब में यही चीज़ें होती हैं। डॉक्टर विग, घर में अगर कोई डेंगू का मरीज है तो क्या दूसरे जो घर के सदस्य हैं उन्हें भी खतरा बढ़ जाएगा? उन्हें खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन वो डेंगू का मच्छर बड़ा शाही मच्छर है, वो घर के अंदर ही लोगों को काटता है। तो जिस मरीज को डेंगू होगा उससे वो काट के औरों को काट सकता है, इसलिए उसको अगर वो डेंगू का मरीज मॉस्किटो नेट के अंदर हो तो वो बेटर है। ठीक है डॉक्टर वार्ष ने, मच्छर के काटने के कितने समय बाद डेंगू के लक्षण आ जाते हैं? मच्छर काटने के बाद करीब 2 से लेके इंक्यूबेशन पीरियड के साथ 2 से लेकर 14 दिन होता है, परंतु साधारणतः 3 से 7 दिन के बीच में इसके लक्षण आ सकते हैं। जी, और ये आखिरी राउंड है, आपसे ही शुरू करते हैं। मैसेज के लिए क्या कहना चाहेंगे? डेंगू का प्रकोप और डर हर साल होता है, फिर भी हमारी तैयारी नहीं होती है। डॉक्टर शर्मा, क्या किया जाए? देखिए, हमारी तैयारी नहीं होती ये तो नहीं मैं मानता, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन उसमें हमें पब्लिक कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और मार्केट एसोसिएशंस हैं और व्यक्ति खुद, अगर सभी लोग मिलकर हमारे साथ केवल मच्छरों का प्रजनन कम करने में सहायता करते हैं, जो कि हमने चीज़ें अभी इस प्रोग्राम में बताई हैं कि कहाँ कहाँ पर मच्छर ये पनपता है, उनको केवल उन जगहों को ठीक कर दें तो ये बीमारी आधी से भी कम रह जाएगी और बाकी हमारे डॉक्टर्स ठीक कर ही देंगे। ठीक है डॉक्टर विग, प्लेटलेट कब चढ़वाने हैं और किसे ज़रूरत होगी, ये कैसे तय होगा, खास तौर पर जब सुबह से शाम के बीच में ही हज़ारों की संख्या में प्लेटलेट कम हो जाते हैं? वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन जब ब्लीडिंग होगी तब आपको प्लेटलेट्स देने पड़ेंगे। बाकी चाहे वो 20,000 हैं चाहे वो 50,000 हैं, उसमें प्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्टर डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करने दो और जब ब्लीडिंग होगी तब होगा। जब भी डेंगू का बुखार होता है डॉक्टर वार्ष ने क्या सावधानी रखनी है और डर को कैसे दूर करना चाहेंगे? सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि देखिए, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। 95% केस में ये बिल्कुल आ जाता है, कई बार पता भी नहीं लगता कि ये डेंगू का बुखार है। 5% केस में जिसमें हमने बताया कि सेकेंडरी डेंगू कई बार होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वार्निंग सिम्टम हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर उन पर ध्यान रखें और किसी भी चीज़ की समस्या हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें और जैसा किसी भी बुखार में होता है हाइड्रेशन पे हमेशा ध्यान रखें। फीवर का मतलब है आप कम से कम 2-3 लीटर लिक्विड्स पिएं, जिसमें सूप हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं, दूध हो सकते हैं, दही का मट्ठा हो सकता है, फ्रूट जूस, तो सब लिक्विड्स पे ध्यान रखें। जी अच्छा। डॉक्टर विग, आप क्या? नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी बोला, स्वच्छ स्वस्थ और स्वाभिमानी मुझे बनना है और मुझे अपने घर को बनाना है, फिर मुझे अपने मोहल्ले को और फिर मेरा भारत। जी। तो स्वच्छ स्वस्थ और स्वाभिमानी भारत तभी बनेगा जब मैं स्वच्छ स्वस्थ और मेरा घर स्वस्थ, ताकि किसी को डेंगू हो ही ना पाए, ये मच्छर का कहर, मच्छर का आतंक हो ही ना पाए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो ये सभी की जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी है हम सब की कि मच्छर को पनपने से रोकें, डेंगू बुखार से बचाव करें और अगर किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो उसके खतरे के लक्षण यानी वार्निंग साइंस को लेकर सतर्क रहें। लेकिन ये भी सच है कि डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में नहीं जाना होता है। जीवन अजीब सी विसंगतियों से और विचित्रताओं से भरा हुआ है। जल ही जीवन है।
और यही जल जब तक बहता रहता है तब तक जीवन है, लेकिन जब ये ठहर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें मच्छर पनपते हैं और उसमें डेंगू के मच्छर भी हो सकते हैं, जिनसे हमें खतरा हो सकता है। ऐसे जल को इकट्ठा ना होने दें, मच्छर को न पनपने दें, अपना ख्याल रखें और अगले सप्ताह जरूर देखें टोटल हेल्थ। एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। लास्ट वाले पॉइंट पे